नमस्ते बच्चों, मैं नीता शर्मा। आज हम क्षितिज गद्यखंड में करेंगे पाठ 13 मानवीय करुणा की दिव्य चमक, जिसके लेखक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। तो चलिए पाठ शुरू करने से पहले हम थोड़ा लेखक के बारे में जान लेते हैं। बहुमुखी व्यक्तित्व के साहित्यकार सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का जन्म सन 1927 में जिला बस्ती उत्तर प्रदेश में हुआ था। उन्होंने बस्ती से हाई स्कूल किया। क्वींस कॉलेज वाराणसी में अध्ययन करने के बाद एमए की परीक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की। वे अध्यापक, आकाशवाणी में सहायक प्रोड्यूसर के पद पर, साप्ताहिक पत्रिका दिनमान में उपसंपादक तथा बाल पत्रिका पराग में संपादक रहे। सर्वेश्वर जी ने अपने साहित्य में मध्य वर्गीय जीवन की महत्वाकांक्षाओं, सपनों, संघर्ष, हताशा और कुंठाओं का चित्रण किया है। खुंटियों पर टंगे लोग पर उन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला। वे कवि, कहानीकार, उपन्यासकार, निबंधकार और नाटककार थे। उनकी प्रमुख रचनाएं थीं काठ की घंटियां, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, पागल कुत्तों का मसीहा, सोया हुआ जल, बकरी, भौं भौं खौं खौं, बतूता का जूता, लाख की नाक इत्यादि। मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी द्वारा लिखित एक उच्च कोटि का संस्मरण है, जिसमें फादर कामिल बुल्के की चारित्रिक और व्यवहारिक विशेषताएं वर्णित हैं। बेल्जियम में जन्मे फादर बुल्के ऐसी भूमि से भारत आए जो गिरजाघरों, पादरियों, धर्मगुरुओं और संतों की पावन भूमि कही जाती है। उन्होंने भारत आने के बाद से मृत्यु पर्यंत तक इसे अपना कर्म क्षेत्र बनाए रखा। फादर सन्यासी थे, परंतु परंपरागत नहीं। लेखक और फादर के संबंधों की झलक हमें इस संस्मरण में मिलती है। वे भारतीय संस्कृति में रच बस गए और हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिलाने का सराहनीय प्रयास किया। तो चलिए अब हम पाठ आरंभ करते हैं। लेखक फादर के निधन पर अफसोस करते हुए ईश्वर से प्रश्न करता है कि जिसकी रगों में मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त कुछ और नहीं था, उसके लिए ईश्वर ने ऐसे जहर का विधान क्यों किया। फादर की मृत्यु जहरवाद जिसे कि गैंग्रीन भी कहा जाता है। जहरवाद ये एक तरह का जहरीला और कष्ट साध्य फोड़ा होता है। तो फादर की मृत्यु जहरवाद के कारण कठिन यातना सहते हुए हुई थी। कठिन यातना यानी कि कठिन कष्ट, बहुत ज़्यादा कष्ट सहते हुए हुई थी, जिसने इतनी ममता, इतना अपनत्व इस साधु में अपने प्रियजन के प्रति भरा था। उसने फिर ऐसे साधु के लिए ऐसी यातना भरी मौत क्यों दी। फादर कामिल बुल्के के व्यक्तित्व का परिचय देते हुए सक्सेना जी कहते हैं, एक लंबी और पादरी के सफ़ेद चोगे से ढकी आकृति, गोरा रंग, सफ़ेद झाई मारती भूरी दाढ़ी, नीली आँखें, बाहें खोल गले लगाने को उत्सुक, ममता और अपनेपन की भावना से भरपूर, जो हर एक प्रियजन के लिए था। लेखक 35 साल से इसके प्रत्यक्ष गवाह थे, जब फादर इलाहाबाद में थे और जब वे दिल्ली आते थे। आज भी लेखक उनकी बाहों का दबाव अपनी छाती पर महसूस करते हैं। लेखक के लिए फादर को याद करना उदास शांत संगीत को सुनने जैसा था। उनको देखना निर्मल जल में स्नान करने जैसा था। उदास शांत संगीत का अर्थ है जिस प्रकार उदास संगीत सुनकर हमें एक अद्भुत शांति की अनुभूति होती है, उसी प्रकार फादर को याद करने से मन शांति के सागर में डूब जाता था। और निर्मल जल में स्नान करना अर्थात उनको देखकर ऐसे लगता था जैसे पवित्र जल में स्नान किया हो। तो लेखक कहते हैं कि फादर बुल्के को याद करना उदास शांत संगीत सुनने जैसा था, उनको देखना निर्मल जल में स्नान करने जैसा था और उनसे बातें करना कर्म को संकल्प से भरने जैसा था। लेखक स्मृतियों में डूब जाते हैं। लेखक को वे दिन याद आते हैं जब परिमल समूह में सभी साहित्यकार एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे थे। आप पहले यहाँ पर परिमल देखिए, परिमल क्या है। परिमल इलाहाबाद की एक साहित्यिक संस्था थी। इस संस्था से
फादर बुल्के और अन्य साहित्यकार जुड़े थे। वे यहाँ एकत्र होते थे। फादर परिमल की गोष्ठियों में गंभीर बहस करते थे। वे अन्य रचनाओं पर अपनी राय व्यक्त करते थे और सुझाव देते थे। लेखक को वे दिन याद आते हैं जब परिमल समूह में सभी साहित्यकार एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे थे। तो बेटा सबसे पहले यहाँ पर परिमल देखिए, परिमल क्या है? परिमल इलाहाबाद की एक साहित्यिक संस्था थी। इस संस्था से फादर बुल्के और अन्य साहित्यकार जुड़े थे। वे यहाँ एकत्र होते थे। फादर परिमल की गोष्ठियों में गंभीर बहस करते थे। वे अन्य रचनाकारों की रचनाओं पर अपनी राय व्यक्त करते थे और सुझाव देते थे। ये जो परिमल संस्था है, इसके बड़े फादर बुल्के थे। जब सभी हंसी मजाक करते, वे आसक्ति रहित उपस्थित रहकर गोष्ठियों में गंभीर बहस करते। परिमल समूह के सभी सदस्यों द्वारा रचित रचनाओं पर बेझिझक राय और सुझाव देते। लेखक आगे बताते हैं, जब भी किसी सदस्य के घर में कोई उत्सव और संस्कार होता तो वे बड़े भाई और पुरोहित की तरह सभी को आशीर्वाद देते। लेखक को याद आता है जब लेखक ने उनके बच्चे के मुंह में पहली बार अनाज डाला, तब उनकी नीली आंखों की चमक में वात्सल्य तैरता नजर आया। उस समय ऐसा लगा जैसे किसी ऊंचाई पर देवदार की छाया में खड़े हों। अक्सर फादर इलाहाबाद की सड़कों पर साइकिल चलाते दिखाई देते। वे लेखक के पास रुकते, साइकिल से मुस्कुराते हुए उतरते और कहते कि उनकी रचना पढ़ ली है और अपने विचार प्रकट करते। लेखक ने उनको कभी क्रोध में नहीं देखा। जब भी देखा, जोश में, ममता और प्यार से लबालब ही देखा। आगे लेखक फादर के परिवार के बारे में बताते हुए कहते हैं, आश्चर्य होता है कि बेल्जियम में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पहुंचकर उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा कैसे उत्पन्न हुई, जबकि उनके घर में 2 भाई, 1 बहन, माँ और पिता सभी थे। जब उनसे पूछा गया क्या उन्हें अपने देश की याद आती है, तो उन्होंने उत्तर दिया, उनका देश तो अब भारत है। जन्मभूमि की याद के बारे में पूछा तो उत्तर दिया, उनकी जन्मभूमि रैम्स चैपल बहुत सुंदर है, उन्हें उसकी याद आती है। घर में माँ की बहुत याद आती है। फादर को अक्सर माँ की याद में खोए देखा। उनकी माँ की चिट्ठियाँ उनके पास आती थीं, जिसे वे अपने अभिन्न मित्र डॉक्टर रघुवंश को दिखाते थे। पिता और भाइयों के लिए उनके मन में लगाव नहीं था। पिता व्यापारी थे, एक भाई वहीं पर पादरी था, एक भाई काम करता था और उसका अपना परिवार था। उनकी बहन बहुत सख्त और ज़िद्दी थी। उसने बहुत देर से शादी की। फादर को उसकी शादी की चिंता थी, जिसे एक आध बार अपने विचारों से प्रकट कर चुके थे। भारत में बस जाने के बाद 2 या 3 बार अपने परिवार से मिलने के लिए बेल्जियम गए थे। प्रभु की इच्छा से सब कुछ छोड़कर फादर कामिल बुल्के सन्यासी बनकर भारत आ गए। उनकी माँ ने बचपन में ही घोषित कर दिया था कि लड़का हाथ से निकल गया। इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष की पढ़ाई छोड़कर सन्यासी बनने जब वे धर्मगुरु के पास गए तो उन्होंने कहा कि वे सन्यास लेना चाहते हैं। तो उन्होंने एक शर्त रखी कि वे भारत जाएंगे। सन्यास लेते समय सन्यास चाहने वाला शर्त रख सकता है। उनकी शर्त मान ली गई और वे भारत आ गए। भारत आने के बाद सबसे पहले जीसट संघ में 2 साल पादरियों के बीच रहकर धर्माचार की पढ़ाई की। 9-10 साल दार्जिलिंग में रहकर पढ़ते रहे। बाद में उन्होंने कोलकाता से बीए और इलाहाबाद से एमए किया। उस समय डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। शोध प्रबंध प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में रहकर सन 1950 में राम कथा उत्पत्ति और विकास पूरा किया। इसके कई अध्याय परिमल में पढ़े गए थे। फादर ने मातरलिंग के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का हिंदी रूपांतरण नील पंछी के नाम से किया। बाद में वे सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी और संस्कृत विभाग के विभाग अध्यक्ष हो गए। वहीं इन्होंने प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी कोश तैयार किया, बाइबल का अनुवाद भी किया। वहीं वे बीमार पड़े और पटना से दिल्ली आए और 47 वर्ष भारत में रहकर
73 वर्ष की जिंदगी जीकर चले गए। फादर बुल्के संकल्प से सन्यासी थे। कभी कभी लगता वे मन से सन्यासी नहीं थे। जिससे रिश्ता बनाते फिर तोड़ते नहीं थे। जब भी दिल्ली आते सर्दी गर्मी बरसात झेलकर वे लेखक से मिलने जरूर आते। हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की उन्हें बहुत चिंता थी। अपनी चिंता को व्यक्त करते हुए अकाट्य तर्क देते, अकाट्य में जिसे कि काटा ना जा सके। इसी बात पर अक्सर उन्हें झुंझलाते हुए देखा था। हिंदी वालों द्वारा हिंदी की उपेक्षा पर उन्हें बहुत दुख होता था। हर किसी से घर परिवार के बारे में, निजी दुख तकलीफ के बारे में पूछना उनका स्वभाव था। बड़े से बड़े दुख में उनके मुख से सांत्वना के जादू भरे शब्द दुखी जीवन में ऐसी रोशनी भर देते थे जो किसी गहरी तपस्या से प्राप्त होती है। लेखक की पत्नी और पुत्र की मृत्यु पर फादर द्वारा कहे गए शब्द हर मौत दिखाती है जीवन को नई राह, शांति देते थे। लेखक को अंतिम क्षणों में फादर से गले ना मिलने का दुख था, क्योंकि लेखक को पता ही नहीं चला कि फादर दिल्ली में हैं और बीमार हैं। अंतिम बार लेखक ने उन्हें देखा तो वे बाहें खोलकर गले नहीं लगा सकते थे। उनकी बाहें दोनों हाथों की सूजी उंगलियों को उलझाए ताबूत में जिस्म पर पड़ी थीं। उनके चेहरे से बरसने वाली शांति स्थिर हो गई थी, तरलता जम गई थी। 18 अगस्त 1982 की सुबह 10 बजे दिल्ली में कश्मीरी गेट के निकलसन कब्रगाह में उनका ताबूत एक छोटी सी नीली गाड़ी में से उतारा गया। कुछ पादरी, रघुवंश का बेटा, उनके रिश्तेदार राजेश्वर सिंह जी उसे उतार रहे थे। फिर उसे उठाकर एक लंबी संकरी उदास पेड़ों की घनी छांव वाली सड़क से कब्रगाह के आखिरी किनारे तक ले जाया गया। वहां धरती की गोद में सुलाने के लिए कब्र हैरान हो मुंह खोले लेटी थी। ऊपर करील की घनी छां थी। कब्र के चारों ओर जयेंद्र कुमार, विजेंद्र स्नातक, अजीत कुमार, डॉक्टर निर्मला जैन, मसीही समुदाय के लोग, पादरीगण, साधुओं द्वारा धारण किए गए गेरुए वस्त्र पहने इलाहाबाद के प्रसिद्ध विज्ञान शिक्षक डॉक्टर सत्यप्रकाश और डॉक्टर रघुवंश आए थे। फादर के पार्थिव शरीर को पहले कब्र के ऊपर लिटाया गया। रांची के फादर पास्कल तोयना के द्वारा मसीही विधि से अंतिम संस्कार शुरू हुआ। उन्होंने हिंदी में मसीही विधि से प्रार्थना की। फिर सेंट जेवियर्स के रेक्टर फादर पास्कल ने उनके जीवन और कर्म पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा, फादर बुल्के धरती में जा रहे हैं। इस धरती से ऐसे रत्न और पैदा हों। डॉक्टर सत्यप्रकाश ने भी उनकी श्रद्धांजलि में उनके अनुकरणीय जीवन को नमन किया। फिर देह कब्र में उतार दी गई। लेखक नहीं जानते कि कभी फादर बुल्के ने सोचा था या नहीं कि उनकी मृत्यु पर कोई रोएगा, लेकिन उस क्षण रोने वालों की कमी नहीं थी। इस प्रकार फादर कामिल बुल्के हमारे बीच से चले गए। वे सबसे अधिक छायादार, फल फूल गंध से भरे और सबसे अलग, सबके होकर सबसे ऊंचाई पर मानवीय करुणा की दिव्य चमक में लहलहाते खड़े थे। उनकी स्मृति उन लोगों के मन में जो उनके निकट थी किसी यज्ञ की पवित्र आग की आंच की तरह आजीवन बनी रहेगी। लेखक भी उस पवित्र ज्योति की याद में श्रद्धानत है। तो बेटा, ये था आपका पाठ मानवीय करुणा की दिव्य चमक। आशा करती हूँ ये पाठ आपको समझ में आया होगा।